चीन के युद्ध का इतिहास। कभी न भूलने वाली टीस युद्ध 1962 का भारत चीन युद्ध हमारे इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। इस युद्ध की अगर हम बात करें तो यह करीब 21 नवंबर 1962 को समाप्त हुआ था। भारत चीन युद्ध हमारे इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते हैं और इसे भुलाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसमें हमारे हजारों जांबाज सैनिक बलिदान हो गए और उनका परिवार उजड़ गया। उस समय राजनीति और सेना का शीर्ष नेतृत्व अक्षम लोगों के हाथों में था। भारत चीन युद्ध के दौरान देश की रक्षा के लिए धीरता से दुश्मन का सामना करते हुए बलिदान होने वाले जांबाजों के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो रेजांग ला युद्ध स्मारक पर अंकित ये शब्द गूंजने लगते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए पितरों की अस्थियां और दीवालों के अवशेष को बचाने के लिए भीषण परिस्थितियों का सामना करते हुए प्राण न्यौछावर करने से अच्छी मौत और क्या हो सकती है। आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं भारत और चीन के युद्ध के बारे में। भारत और चीन के युद्ध की अगर हम बात करें तो वालोंग, रेजांगला, टोंगपेनला, बुमिडिला और नाथुला जैसे स्थानों पर वीरों के बलिदान और लहू से लथपथ होकर हमारे अंतरात्मा पर अंकित हो गए हैं। ऐसे वीर जवान जो हमारे लिए शहीद हो गए, जिसमें हजारों लोग थे। आज इन साहसी सैनिकों की प्रेरक वीर गाथाएं सुनना चाहिए। उनके पास पर्याप्त सैन्य साजो सामान नहीं थे, वे युद्ध की पूरी तैयारी में भी नहीं कर पाए थे, लेकिन वायुसेना उन्हें चीन सीमा स्थित विभिन्न एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर उतार रही थी और वहां से जख्मी सैनिकों व बलिदानों की पार्थिव शरीर को वापस ला रही थी। ये बात एक वायुसेना ने बताई थी। यह सैनिक कोई और नहीं बल्कि के पिता M.K. चंद्रशेखर हैं, जो तब वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। 21 नवंबर 1962 को युद्ध समाप्त हुआ। भारत चीन युद्ध हमारे इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय था जिसे हम कोई भूल नहीं सकते हैं। उस समय राजनीति और सेना का नेतृत्व ऐसे अक्षम लोगों के हाथों में था। हार के लिए जिम्मेदार लोगों को हमें काफ़ी माफ नहीं करना चाहिए। यह सब तब हुआ जब दीवार पर लिखी इबारत चीनी खतरे के प्रति आगाह कर रही थी, किंतु उनसे अनदेखा कर दिया गया। माओ के नेतृत्व में चीन की आक्रामक नीति की भविष्यवाणी उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले ही कर दी थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे पत्र में उन्होंने चीन को संभावित दुश्मन बताया था। दुर्भाग्य की बात है कि पंडित नेहरू साथ शत्रुतापूर्ण रवैये वाले इस देश के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की अवधारणा को लेकर आ सकते हैं। इस मामले में वह शायद वामपंथी सोच वाले रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन से काफी प्रभावित रहे, जबकि राम मनोहर लोहिया, MS गोलवलकर और जयप्रकाश नारायण जैसे कई दिग्गजों ने चीन के प्रति चिंता जाहिर की थी, मगर उन्हें उनकी परवाह थी ही नहीं। उनकी बातों को कभी उन्होंने गंभीरता से लिया ही नहीं। उस वक्त की तत्कालीन सरकार हिंदी चीनी भाई भाई के भ्रामक प्रचार में लगी रही। इसका फायदा उठाकर चीनियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर दी। चीन ने 1953 के बाद आक्रामक रूप से सड़क निर्माण शुरू कर दिया। चीनी सैनिक दृष्टापूर्वक सीमाओं का उल्लंघन कर रहे थे। 1954 के आरंभ में उनके मानचित्रों में अक्साई चीन को चीनी क्षेत्र में रूप में दिखाया गया। किसी सतर्क एवं जिम्मेदार नेतृत्व के लिए एक खतरे की घंटी होती, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू जाने अनजाने अपने चीनी समकक्ष झाऊ एनलाई के बहकावे में आ गए और उन्होंने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के मूलभूत सिद्धांतों के रूप में पेश की गई यह संधि हमारे तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व के दब्बूपन की निशानी है। संधि में औपचारिक रूप से तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को स्वीकार कर लिया गया। 3 साल बाद चीन ने राजमार्ग संख्या 219 का निर्माण पूरा किया, जो सिनजियांग में हुटनर को तिब्बत में लहासा से जोड़ता है। इसके अलावा उसने भारतीय सीमा गश्ती दल पर अपने क्षेत्र में घुसपैठ का आरोप भी लगाया। वह समय हमारी सरकार के लिए दृढ़ता से अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का था। इसके बावजूद पंडित नेहरू और मेनन ने सेना प्रमुखों द्वारा संसाधनों को आगे बढ़ाने और सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण को लेकर दिए गए सुझावों को नज़रअंदाज कर दिया। वैचारिक दृष्टि से तत्कालीन सोवियत संघ भी अपने कम्युनिस्ट साथी चीन के साथ खड़ा था। भारत वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ता गया, चीनी का दुस्साहस बढ़ता गया।
पंडित नेहरू ने प्रतिक्रिया देने में भी न केवल विलम्ब किया, बल्कि वह त्रुटिपूर्ण भी रही। कहा तो चीन द्वारा कब्जा भूभाग वापस लेना था, मगर इसके बदले हमें अपनी और जमीन खोनी पड़ी। उन्होंने जरूरी सैन्य सामग्री के अभाव में सेना को अक्षम हथियारों के साथ ही विवादित क्षेत्रों में सैन्य चौकियां स्थापित करने का आदेश दे दिया। इससे चीन के साथ सीधा टकराव हुआ। हालात को बदतर बनाते हुए पंडित नेहरू ने जनरल पीएन थापर और लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजमोहन कोल जैसे पसंदीदा लोगों के हाथों में सेना की कमान सौंप दी। उन्होंने 1958 के अंत में एक चीनी सैन्य मिशन को भारत के प्रमुख रक्षा प्रतिष्ठानों का दौरा करने की अनुमति भी दे दी। सबसे बड़ी अफवाह यह रही कि पंडित नेहरू ने वायुसेना की भूमिका सीमित रखी, जबकि इस्तेमाल किए जाने से युद्ध में हमारी स्थिति बेहतर होती। इसके पीछे दलील यह थी कि वायुसेना की तैनाती से तनाव और बढ़ गया। मानव चीन के हमले को रोकना और भारत की संप्रभुता की रक्षा करना का कोई औचित्य था ही नहीं। युद्ध 1 महीने से अधिक समय तक चला, उसमें हमारे करीब 1300 सैनिक बलिदान हो गए। चीन ने हमारे 3800 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ले ली। तमाम परेशानियों के बावजूद रणभूमि में हमारे जांबाज सैनिकों को आखिरी सांस तक डटे रहने के संकल्प के तमाम